अच्छा मेरे भाई, इस तरह करें, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ओपन कर लें। माशाल्लाह से माशाल्लाह, बड़े हो गए अब हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो पता नहीं क्या कुछ आना है, क्या कुछ देखना है। बस बुरे दिन देखने को ना आए इंशाल्लाह है। हाँ, बुरे दिन का मतलब है रिजल्ट अच्छा है। जिंदगी है बच्चों, उतार चढ़ाव तो आएंगे। अगर आप ये कहेंगे ना खुला है, मसला ही कोई ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिंदगी है, जन्नत में नहीं रह रहे आप। सर जी बात सुने, इन अकॉर्डेंस विद IS 16 कैलकुलेट कॉस्ट एट विच द प्लांट वुड बी कैपिटलाइज। कहता वो वाली अमाउंट बताओ जिसपे प्लांट ने क्या होना है। भाई अभी सवाल करें ना, फिर हंसेंगे ना इंशाल्लाह, इसके बाद हंस लेंगे जब खत्म होगा। अभी मेरा चांद क्वेश्चन करना। कहता कॉस्ट एट विच द प्लांट वुड बी कैपिटलाइज। दूसरी रिक्वायरमेंट, भाई बच्चों चुप हो जाओ। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1, वो इंडेक्स पे जाएं, पीछे ओपन करें, वो सफा नंबर 1 पे आए, एंड पे चले जाएं। एंड पे मतलब शुरू किताब खोलें। ओहो, उधर इधर जाके देखें, इंडेक्स में लिखा होगा कहीं ना कहीं। इस तरह ढूंढा करें चीजों को, बजाय इसके ना। ये देखें जरा, अब ये नहीं कहना कि सर ने मिस्टेक किया, ये देखें, ये नॉर्मल रूट आदत है मेरी इस तरह। इधर देखें बच्चों, अब बच्चे ना अंदर ढूंढ रहे होते हैं, शायद इधर से मिले, शायद इधर से मिले, शायद इधर से मिले, शायद ना मिले। इधर जाओ अल्लाह के बंदो, ये लिखा होगा ना इधर इंडेक्स में सब। जी क्वेश्चन नंबर 1 रिक्वायरमेंट कहता कॉस्ट एट विच द प्लांट वुड बी कैपिटलाइज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या मेरी बात समझे? ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आपने बताना है। अच्छा पहले कैपिटलाइज तो करो ना, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बता देंगे। कहता जी अमार इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल प्रोडक्ट्स। पर्सनल अब पता नहीं कौन सी है इसकी। एन हैड फैक्ट्रीज इन 2 जगहों पे। ऑन कहता जी 1 नवंबर 2011 he bought the new state of the art plant from Crohn's Incorporation USA। बाहरले मुल्क से भाई इसने प्लांट इंपोर्ट करवाया है जी। कहता जी द इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस वैल्यू का मतलब बताएं। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है वो जो बिल नहीं होता, वो जो बिल होता है, वो बिल के ऊपर उसने लिख के दिया जी इतने का एसेट है। अब आगे कहता जी वॉज रुपीज कितना मेरे भाई 250। अब जरा गौर से बात सुननी है, जरा फोकस चाहिए। आप कुछ चीजों को आपको ना ऐड उड इस तरह करके देखना पड़ेगा जी। रिक्वायरमेंट नंबर ये बता दें शाबाश। अच्छा जी, आपने कहना जी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ जी। सर सबसे पहले क्या लिखेंगे प्लीज बोलें। अच्छा रुपीज इन मिलियन में क्या करना है सवाल, कैसे मिलियन में, या फिर हम मिलियन में कर लें। भाईजान जल्दी आए ना, बच्चे अगले पास पेपर पे पहुंच गए, सवाल भी करी जा रहे हैं। सर इनवॉइस वैल्यू बताएं प्लीज। इनवॉइस वैल्यू। और भाईजान आपको सवाल नजर आ रहा है ना, तो क्वेश्चन तो करो यार। इनको दी नहीं है, कॉपी करवा के नहीं दी। ये फिर क्यों अजीब अजीब सी शक्लें बना के बैठे हैं, ना सफा हाथ में है ना कुछ और। इनवॉइस वैल्यू बताएं। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट। अच्छा एलसी ओपनिंग चार्जेस ये क्या होते हैं, मैं जरा समझा देता हूं। भाई इधर देखें, जब आप ना फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट, तो फॉरेन कंट्री वाले आपको नहीं जानते। वो कहते हैं जी आप ना अपने बिहाफ पे अपने बैंक को इन्वॉल्व करें। किसको इन्वॉल्व करें? हमसे डील कौन करेगा जी। आप कहते हैं यार आप भी हमें नहीं जानते। वो कहते हैं जी इस तरह करें, फिर आपका बैंक हमारे वाले बैंक से क्या कर लेगा, आपस में कोऑर्डिनेट कर लेगा। एग्रीमेंट हम फाइनल करेंगे, लेकिन ना एक किस्म की गारंटी होती है बैंक टू बैंक। देखो बैंक तो बच्चों देखो ना, वो तो सबको ही पता होता है, वो तो बैंक की फिर जिम्मेदारी बन जाएगी अगर कोई मसला हुआ। वो कहते हैं सर आप किसको इन्वॉल्व कर लो, बैंक को इन्वॉल्व करें। इंपोर्ट के केस में हम कहते हैं नहीं एलसी ओपनिंग चार्ज, एक किस्म का ये कह लें कोई टेम्परेरी बेसिस पे ना कोई अकाउंट खुलवा लिया है हमने। क्या कर लिया है मेरे भाई जी। अब ये जो 1 मिलियन है, ये एसेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे,
ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? ये क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। LC 1। आगे इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करना पड़ेगा 25 ऐड। ये एक ही दफा सेल टैक्स पेड रिकवरेबल अगेंस्ट प्रोडक्शन आउटपुट, इसे इग्नोर। अच्छा एक बात सुन ले, अब तरीका सुननी है, तरीका सुनना है। जो चीज आपने पेपर में इग्नोर करनी है ना, या जिससे लेस करना है, उसकी दलील भी देनी है आपने। ये देखें इधर, मैं कहता हूं जी इंपोर्ट ड्यूटी क्या मेरे भाई कितनी है भाई, आगे क्या था, सेल टैक्स रिकवरेबल है ना, बस इससे इस तरह कर दें, सेल टैक्स रिकवरेबल। ठीक है जी, आगे ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख भी दें, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। एग्जामिनर समझ आएगा कि यार इस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का पता है कि इधर नॉन रिफंडेबल टैक्स या नॉन एडजस्टेबल आता है, बड़ा खुश होगा यार, बड़ा ही खुश होगा जी। इधर ना आपने छोड़ना नहीं है कि बस आपने लिख के छोड़ना है, लिख के। एक होता है इग्नोर ही कर देना, वो भी फिर आपको इग्नोर करेगा। क्या मेरी बात समझे हैं जी? इधर लिखना है और इधर बताना है आंडा। क्यों? इधर आपने कहा ये सेल टैक्स रिकवरेबल नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। ओके बच्चों, इतना लिखना मोर देन इनफ है। हल्का सा हिंट देना होता है अपने एग्जामिनर को जी कि ये मैं जान के नहीं शामिल कर रहा। अगर आप इग्नोर करेंगे ना, एग्जामिनर कहेगा पता नहीं इस बच्चे को पता ही नहीं है। क्या मेरी बात समझे हैं? तो उसके मार्क्स काट लेगा, इसके 0.5 मार्क्स हैं जी। इग्नोर करने के भी मार्क्स हैं मेरे भाई। आगे कहता क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कितना सर जी? ओके जी सुहेर भाई, गर्म पानी चाहिए यार जी। अच्छा आगे कहता कॉस्ट इंक्लूडेड ऑन साइट प्रिपरेशन, पूरा जगह नहीं है, जगह 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 उसको प्रिपेयर करने की कॉस्ट। अब जरा पढ़िएगा, कहता अमाउंट पे टू कंसल्टेंट, 2 रुपए ऐड होने हैं बच्चों। अब जरा रुकना भी है थोड़ा सा, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क ऐड होना है। द अबव कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, अबव अब पता नहीं किसमें, इसमें या इसमें, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। कहता ऑफ इक्विपमेंट, कहता डैमेज ड्यू टू मिस हैंडलिंग। कहता जी इक्विपमेंट क्या हो गया, कहता वो जो आप कॉस्ट जिस चीज की निकाल रहे हैं ना, वो जब आप इंस्टॉल वगैरह कर रहे थे ना, कहता तब मसला हुआ, इक्विपमेंट क्या हो गया जी, खराब हो गया, मिस हैंडल हुआ जी। अब ये क्या है, ऑपरेशनल लॉसेस। क्या है बच्चों? अब देखो बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। पिछले सवाल में ये था, इसलिए बार बार पूछ रहा था। उसमें था कि आपने कहा इग्नोर करना है, जिस तरह इधर था ना इग्नोर, इसको किया आपने इग्नोर। क्या किया? इसको इग्नोर नहीं करना। कोई वजह बता दे मुझे जल्दी से। कहता द अबव इंक्लूड, अबव का मतलब इन दोनों में से किसी एक में शामिल है 0.8 मिलियन, जो कि नहीं होना चाहिए था, और इधर शामिल नहीं था। वैसे ही उसने आपको बताया था कि यार इतना हमने पेश किया होगा। क्या मेरी बात समझे आप जी? अब क्या करें, आपकी मर्जी है, इसमें कर दें या इसमें से निकाल दें या इसमें से। मैं इसमें से निकाल देता हूं, 3 में से। अमाउंट पेड टू कंसल्टेंट, यार वैसे इसमें तो नहीं होगा मेरा ख्याल है। अमाउंट पेड टू, जो उसने लफ्ज इस्तेमाल किया आप भी वही कर लें या प्रोफेशनल फी लिख लें। अमाउंट पेड टू कितना भाई? आगे चलो बच्चों, आगे चलो, आगे चलो। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हर ये आगे 4-5 स्टैंडर्ड्स में बार बार भी इस्तेमाल हो सकता है जी। आगे अच्छा सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क, मेरे ख्याल इसमें शायद शामिल होगा। अब आपने ना मेरे भाई एग्जामिनर को बताना है, आपने कहना यार ये देखो 3 मिलियन नजर आ रहे हैं आपको, माइनस इसमें से मैं क्या करने लगा हूं, बताएं जी। ठीक है जी, और हल्का सा ना आपने एक नोट सा लिख देना। क्या करना है बच्चों? ये जी मिस हैंडलिंग कॉस्ट, क्या बच्चों? जी नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट का नाम क्या जी? चले, वो बड़ा ही खुश होगा यार,
खुश होगा, जब खुश होगा फिर क्या करेगा, अच्छे नंबर देगा। जी आगे चलें, आगे इंशाल्लाह पास करेगा। आगे कहता था प्लांट वॉज रिसीव्ड एट द साइट, किस तारीख पे प्लांट रिसीव हुआ, फेब। इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन दोनों एक ही तारीख पे बता दिए। वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन कितने महीने, और इसमें खर्चा कितना हुआ। भाईजान मुझे अवेलेबल फॉर यूज बता दें, मुझे अवेलेबल फॉर यूज बता दें जी। फैब का महीना मोटू भाई, फैब मार्च अप्रैल, बताओ बताओ जल्दी करो शाबाश। अवेलेबल फॉर यूज कब है, इधर लिख लो, इधर लिख लो, इधर लिख लो बच्चों, अवेलेबल कब, फर्स्ट में। लिख लो जी फर्स्ट में, 3 महीने इधर ही बनते हैं जी। अनवर साहब लिख लें, शाबाश, जल्दी लिखें, जल्दी शाबाश जी। चलो बच्चा, चलो जल्दी करो शाबाश। ये क्या हुआ बच्चों, बोलो शाबाश। इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन दोनों इकट्ठे दे दिए ना उसने। एंड कितना भाई, वेल डन, वेल डन, वेल डन जी। कहता कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस्ड ऑन, हाँ इसका ये मतलब है जिस दिन एसेट अवेलेबल था ना उसी दिन से हमने कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी। आगे ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड, कहता उस पीरियड में जिसमें प्लांट इंस्टॉल हुआ, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स इंक्रीज बाय एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, ये ओवरहेड्स ये जो है ना, आप एसेट को बना नहीं रहे, आपने क्या किया, एसेट खरीदा, इंस्टॉल किया। अब इंस्टॉलेशन के दौरान अगर ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं, ये क्या है बताओ शाबाश, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। आपको नोट लिखवाया इसका, इधर आए, एडमिन जी, नॉट पार्ट सॉरी ऑफ कॉस्ट ऑफ आंडा। ओके बच्चों। अच्छा अभी ना, अभी जब मैंने कहा था ब्रेक कर लें थोड़ी सी, तो एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, उसने कहा सर जी हमने वैसे एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स को क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। ओवरहेड्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अगर एसेट को बनाएंगे तो आप मुझे खुद जवाब दें फिर क्या होगा। जब एसेट को बनाएंगे तो ये कमरे में एसेट बन रहा है, इस कमरे पे जो रेंट एक्सपेंस है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लेबर इस पे काम कर रही है बच्चों, वो तो सिंपल सी बात है ना, इस कमरे की हर बताएं शाबाश ऐड करें। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये आप लोगों ने ना काउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का चैप्टर शायद चैप्टर नंबर 8 पढ़ा हो आईटीए में, उसमें ये काफी डिटेल बातें थी। अच्छा आगे आ जाए, कहता सैलरी ऑफ अ फैक्ट्री मैनेजर इज कितनी मेरे भाई, पर मंथ। क्या बच्चों, पर मंथ, ये पीरियड कॉस्ट है। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 30% ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द, क्या इस फिक्स से ज्यादा इसको दे रहे हैं कुछ, आप नहीं दे रहे ना बच्चों, इसे क्या करेंगे। अच्छा इधर क्या लिखूंगा मैं, सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी लिख देते हैं भाई। बहुत शुक्रिया, गर्म नहीं जा रहा, नहीं ज्यादा गर्म चाहिए ना, चलो ठीक जज़ाक जी है क्या क्या जी। फैक्ट्री मैनेजर की क्या, फैक्ट्री मैनेजर की क्या बच्चों बोलो, क्या करना है बच्चों, नॉट पार्ट। अच्छा अब आपको एक चीज पता चली, जिस चीज को इग्नोर करना है उसके बारे में भी बताना है कि इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है। डन मेरे भाई। ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, लिखना तो लिख भी नहीं आगे, रेवेन्यू एक्सपेंस है। डन मेरे भाई। नेक्स्ट क्या था जी, स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ ट्रेनिंग मेरे भाई इग्नोर, आगे लिख दें, हल्का सा इस पे कंट्रोल नहीं होता जी, नॉट कंट्रोल, हल्का सा, बट ठीक है, बताएं जी, कंट्रोल नहीं है ना इस पे, नॉट कंट्रोल जी। आगे बच्चों कहता था प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 15 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। प्लांट की लाइफ कितनी है बच्चों, 15 साल। रेजिडुअल वैल्यू कितनी है जी, आंडा जी। कॉस्ट बता दें भाई, 291 पॉइंट। अच्छा जिंदगी इतनी औखी कर रहे हो भाई,
लिखे एप्रॉक्स क्या, चलो जी बस। अच्छा जी, अब मेरे भाई हमने क्या करना है, प्लांट अवेलेबल फॉर यूज कब है, फर्स्ट में, क्या मेरे भाई, फर्स्ट में। यार कर दो, डेप्रिशिएट कर दो जी, डेप्रिशिएट कर दो बच्चों जी, डेप्रिसिएशन कर दो यार, बड़ा ही औखा काम होने लगा है बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दी, बताएं दी, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड है भाई, आप नहीं कर रहे यार ऐसे तो ना यार। 291 मिलियन माइनस आंडा डिवाइडेड बाय 15। ये जो इधर गर्ल्स वाली साइड है ना, जो तीन बच्चों आप लेट आई है, 15-20 मिनट लेट आई है, सवाल सारा हो चुका है जी। फिर वही कहते हैं नहीं हमने ये कहते इन्होंने कहा जी हमने ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन में भी यही होगा फिर। 291 माइनस आंडा डिवाइडेड बाय 15 जी, बताएं जरा। हाँ हाँ हाँ, इसका आपको पता नहीं, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस है ना, हम तो इसी तरह ही करते हैं जी, बताइएगा प्लीज। हैं 12.9 12.9 है, ठीक है बच्चों। ना तो हमारा राउंड अप का पेपर है, ना राउंड डाउन का है, ठीक है भाई, हमारा R1 का पेपर है बच्चों। जिंदगी आसान रखें अपनी भी और अगले की भी जी। जी मोहतरम ठीक है सर जी, ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है इंशाल्लाह मस्तानी होगा जी। सर ये नोट कर लिया आपने, ये कर लो जी एक आधे मिनट में, जिसने नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लें, शाबाश, चीजों को नोट करना है। एक बात मैं और आपको बता दूं भाई, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जो किताब का सोल्यूशन है और जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ, तो आपने क्लास वाले सोल्यूशन को फौकियत देनी है, ठीक है भाई। वो फिर कभी कभी ऐसा होता है जी, वो बुक में फिर इस दफा चेंज किया कुछ, तो अगली दफा फिर हम उसमें ऐड करवा देते होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसलिए मशवरा दे रहे होते हैं, साथ साथ चीजों को नोट करें, क्या करें भाई, नोट करें, साथ साथ नोट किया करें चीजों को। यार एसी नहीं चल रहा भाई, 22 पे किया हुआ, 16 पे तो करो, ठंड लग रही है, बहुत अच्छे यार, करते करते 22 पे है, और 16 पे थोड़ा स्विंग पे लगा दो ना, स्विंग पे लगा दो बच्चों, बच्चों गर्मी है, नहाया दो या करो। अच्छा इधर आके सुनता हूँ, कोई अहम बात लगता है तुमने की है जी, कोई इस तरह की बात, वाह याद इंसान, वो कैमरा तुमके सामने रिकॉर्डिंग में बैठे हो जी, इधर इस तरह करो मेरे भाई। अच्छा अब ना बच्चों मेरी बात सुनो, बच्चों बात सुनना जरा, यार ये नोट कर ली है, बताया भी तो करो ना, सुमो बुकमन बैठ जाते हैं भाई मेरे। यार ये बात सुनो, ये जो है ना, जिन्होंने आज पहले दिन क्लास स्टार्ट की, मैंने पहले बताया था कानों को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे, आप लोगों ने नहीं सुननी ये वाली बात, ये कोई गंदी मतलब गलत बात नहीं है, मतलब अभी शायद आपको ये समझ ना आए मेरे भाई। मैं लेक्चर आज इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवा दूंगा ना, उसके बाद सुन लेना, फिर कोई मसला नहीं है, आप भी इंशाल्लाह बराबर आ जाएंगे। डिस्पोजल मेरे भाई, क्या डिस्पोजल भाईजान, यही आपको 3 बातें बताई थी, डिस्पोजल होगा मेरे भाई, अच्छा मेरी बात सुनो, सुन लो, लेकिन ना ये ना कहना कि समझ नहीं आई, सुन लो एक दफा, बात सुन लो, लेकिन ये नहीं कहना कि समझ नहीं आई, वो आनी भी नहीं है। लेकिन जब आपको वाकई ही ये वाली चीज मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ना उस लेक्चर में, तो फिर इंशाल्लाह आपको होगा हाँ यार ये तो इस तरह की बातें शायद हमने पहले सुनी भी हुई हैं। भाईजान 3 तरह के डिस्पोजल जी, सेल नॉर्मल तरीके से अपनी खुशी से, क्या मेरे भाई, दूसरा देखें एसिड ना तबाह दे बच्चों, कुछ सैलाब आया, जलजला आ गया बच्चों, सही है जी, फ्लड, इस तरह की बातें, यार शॉर्ट सर्किट हो गया जी। तीसरा था मेरे भाई एक्सचेंज, अभी तक हमने एक्सचेंज पे कोई बात नहीं की, कर लेते हैं, इसके स्टेप्स बताइएगा, 4 स्टेप्स है मेरे भाई, कितने हैं, एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर। अच्छा थोड़ा थोड़ा आप भी सुनने की कोशिश करो भाई। यार देखें जब एसिड आया था हमने कहा था एसिड डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट,
फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके ना एसेट को कम किया था, हमने कहा था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, यानी एसेट का अकाउंट लेता नहीं बनता, एसेट का अकाउंट डायरेक्टली क्रेडिट नहीं करना, कॉन्ट्रा एसेट का इस्तेमाल करना है, ये भाईजान एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करना है। ये बच्चा, हर बच्चा आईटीए में ये बात पढ़ के आता है जी, हर साल यही हरकत करेंगे, हर साल यही काम करेंगे मेरे भाई। जब एसेट की अब जानियों की बारियां हैं, क्या है, आनिया डेबिट जानिया क्रेडिट। अब एसेट जा रहा है, आपने इसे कॉस्ट से क्या कर देना है, क्रेडिट। और दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, बोलो। अच्छा, एसेट डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, बेचने बिकने वाला डिस्पोजल क्रेडिट, लेकिन वो एंट्री में नहीं आता, समझाया था आपको मेरे भाई। दूसरा स्टेप एसेट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट। फिर एसेट की यादों को, वो जो आपने डेप्रिसिएशन की वजह से कॉन्ट्रा बढ़ाया था, और जब एसेट नहीं है तो कॉन्ट्रा भी तो नहीं होना चाहिए ना। जब एसेट ही नहीं है, बच्चों बोलो ना शाबाश, एसेट ही नहीं है तो कॉन्ट्रा भी नहीं होगा ना। कॉन्ट्रा का वजूद है क्यों असल में, बताएं शाबाश जी। एक बच्चा कहता है जी मेरे 4 बच्चे हैं, दूसरा कहता मेरा है ही नहीं। मतलब तेरी शादी भी तो नहीं हुई ना भाई जी। तो मेरे भाई देखो, इसका ताल्लुक जी, ये है एसेट, क्या है, एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट। अब इधर इधर सुनना मेरी, अब ये है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्यों अकाउंट बनता है ये वाला, एसेट की वजह से। एसेट है तो बच्चे, एसेट है तो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वजूद इसकी वजह से है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। यानी अब आपने दूसरे स्टेप में आपने कहा जी एसेट चला गया, उसकी यादों को भी किताबों से बाहर निकालो। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी नेचर क्रेडिट है, जब काम करेंगे तो डेबिट करेंगे, और डिस्पोजल वो इधर नजर नहीं आता। तीसरा स्टेप, अब जब एसेट चला गया तो बच्चों को पैसे भी तो मिले होंगे ना, कैश डेबिट। इधर लफ्ज देखो क्या लिखा है, नेट सेल प्रोसीड। आपने एसेट को बेचा 10,000 रुपए पे, लेकिन उसको बेचने में जो खर्चा हुआ, कस्टमर तक पहुंचाना, किसी को कमीशन पे करना, वो 1,000 रुपए का, इधर कितना लिखेंगे, 9,000 रुपया। मेरी बात समझे हैं जी। अच्छा, और मेरे भाई आपने 10,000 की चीज, यानी मिसाल के तौर पे 10 नहीं करते, 20,000 रुपए का एसेट था जी कॉस्ट, उस पे आज तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई मेरे भाई 5,000 रुपए। कितने की औकात है एसेट की, 15,000। मेरे भाई बेचा आपने 9,000 रुपए पे, 6,000 रुपए का लॉस आ जाएगा। और अगर आपने 15,000 जो औकात है इससे ज्यादा का बेच दिया तो क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। क्या मेरी बात समझे हैं, समझे भाई। ये जो पहली दिन ना क्लास में बैठे हुए, अभी तक जो पढ़ा ना, इसके अलावा वो आपको इंशाल्लाह सारा समझ आया होगा। तो एक चीज का अंदाजा आपने लगा लेना है, वो अंदाजा ये लगाना है कि जो चीज तो हमने साथ साथ पढ़नी है वो इंशाल्लाह हमें समझ आती जानी है। ये जो मसला आ रहा है इस ये प्रीवियस लेक्चर्स का मसला है, वो भी इंशाल्लाह आज हल हो जाएगा जी। अब मेरे मासूम दोस्त माशाल्लाह से माशाल्लाह, जो 3 भाई आए हैं ने जी, भाई टाइम पे आया करो ना, खटुओ गोंगलुओ जी। इधर देखें, अब इधर आए। अब मेरे भाई ये है दूसरे वाली बात। अब ये देखें जरा, एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी भैया, एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, क्रेडिट। इधर आपको बताया था कि बिल्कुल सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यादें उसकी डेबिट। मेरे भाई इधर ना पैसे मिलते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कहा होता है कि आपको पैसे दे देंगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट या कैश। और तीसरा क्या होगा जी, क्या मेरी बात समझे हैं, एक्सचेंज। ये तो जिनका आज पहला दिन है उनके लिए भी नई बात है, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी नई बात है, लेकिन जिनका आज पहला दिन है ना उनके लिए बहुत ज्यादा नई बात है ये। क्या मेरी बात समझे हैं। आप ये समझे कि अभी आपको ना इस कॉन्सेप्ट के अलावा बाकी सब समझ आ गया है, इसमें दुश्वारी होगी थोड़ी। अब जरा सुनिएगा भाई, इधर देखना, इधर एक नया स्टेप आना है। अब एक्सचेंज क्या होता है, पहले तो ये समझ लो एक्सचेंज क्या है। नॉर्मली चलता ये है बच्चों, प्रैक्टिकली पुरानी चीज देख के नई चीज को खरीदा जाता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है, नई चीज देख के पुरानी खरीद लें। ज्यादा चांसेस क्या होते हैं बच्चों, पुरानी चीज देख के नई चीज खरीदनी है, अपडेट करना है। क्या करना है बच्चों, अब मेरी बात सुनो, अब मुझे खुद बताओ, पुरानी चीज देख के नई चीज खरीदने हैं, कैश आएगा या जाएगा, और एक स्टेप और भी होगा। इधर देखें, इधर एक स्टेप और होगा। पहला स्टेप था पुराने एसेट को किताबों से बाहर निकालने, दूसरा स्टेप इधर तो स्टेप के नाम ही नहीं लिखे ना यार, ये क्या हुआ जी। स्टेप नंबर 2, इधर क्या आना मेरे भाई,
ये स्टेप 3 आएगा, ये नया मैं बताता हूँ इसीलिए लाल से लिखा हुआ है, और 4 ये और 5 ये। लाल इंशाल्लाह हो जाएगी अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो, अभी फिलहाल नहीं। इधर देखो ये एसिड की कॉस्ट, भाई आपका टेस्ट भी था, आपको याद है ट्यूसडे वाले दिन, वो मैं लिस्ट मंगवा लेता हूँ इंशाल्लाह। फिर करेंगे आपकी ख्वाहिश पूरी। एसिड की कॉस्ट क्रेडिट पहला स्टेप। दूसरा बिल्कुल पुराने वाली बातें, पुराने एसिड की यादों की किताबों से बाहर निकालने, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। मेरे भाई अब तीसरा स्टेप नया आना है। क्या आपने नए एसिड की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करना है या नहीं, बताएं। क्या आपने नए एसिड की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करना है या नहीं, वो डेबिट। और बच्चों फिर वही बातें, अब मुझे बताओ जब आपने पुराने के बदले में नया एसिड लेके आना है, मुझे बताएं कैश पे करना पड़ेगा ना। हाँ, अगर आपने नया दे के पुराना लेके आना फिर कैश रिसीव होगा नॉर्मली। कैश अगर पे किया तो क्रेडिट साइड पे आएगा, रिसीव किया तो डेबिट, और प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझ पाए हैं आप? क्या बात समझ पाए हैं? अच्छा, इसमें चेंज सिर्फ क्या है, उधर था सादा वाला डिस्पोजल। जिनकी पहली क्लास है भाई देखो, आपको इतनी तो कम से कम समझ आई है ना कि डिस्पोजल 3 तरह के होते हैं। ट्रीटमेंट चाहे ना भी समझ आए, ये तो समझ आया ना कि डिस्पोजल 3 तरह के। एक है नॉर्मल वाला, एक है जी उस एसिड को डिस्पोज किया जो कि खराब हो गया, डैमेज हो गया। तीसरा एक्सचेंज किया। एक्सचेंज में अब 2 बातें हैं, एक्सचेंज में 2 बातें हैं, पुराना एसिड गया, नया एसिड आया। क्या बात समझे बच्चों? अच्छा, अब इसमें क्या चेंज आया बच्चों, नए एसिड की कॉस्ट को आपने रिकॉर्ड करना है, बाकी कोई सवाल में चेंज नहीं है। अब सब बच्चों के लिए ये नई बात है, जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हैं सब के लिए ये क्या है बच्चे, बोलो नई बात है। सारी बातें भूल जाओ भाईजान। इधर देखो हाइब्रिड, इधर देखो, ये जो बात अभी मैं करने लगा हूं ना, नए एसिड की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करना, ये कॉन्सेप्ट आएगा ही कब, जब डिस्पोजल होगा थ्रू एक्सचेंज। अब भूल जाओ क्या एंट्री होनी है। अब हमने सीखना यह है नए एसिड की कॉस्ट कैसे निकालने। क्या सीखना है बच्चों? नए एसिड की कॉस्ट। भाई हाइब्रिड वालों इधर देखो, इसको भूल जाओ, ये एंट्री क्या है, ये नया है आपके लिए। अगर एसिड का तबादला करना है, क्या करना है, तो नया एसिड आना है, पुराना जाना है नॉर्मली। तो मेरे भाई इस नए एसिड की कॉस्ट को कैसे निकालना है, ये जरा गौर फिक्र करने वाली बात है। इसकी कॉस्ट नॉर्मल तरीके से नहीं आती, ये थोड़ा चेंज है। क्या है, क्यों क्यों बच्चों, ये सिनेरियो चेंज हो गया ना। आपने नया एसिड खरीदा नॉर्मल रूटीन में, आपको पता है जी उसकी कॉस्ट इतनी है। इधर क्या होगा, पुराना देंगे बदले में नया आएगा, कुछ कैश पे करना पड़ेगा, कुछ बदले में पुराने वाले की बुक वैल्यू एडजस्ट हो जाएगी। ऐसे क्या ना भाई, मिसाल के तौर पे ये लैपटॉप है नहीं मेरा, मैंने नया लैपटॉप लेना है, मैं कहता हूं जी इस तरह का लैपटॉप मार्केट में कितने का है, पता चल जाएगा बच्चों। मैंने जितनी कॉस्ट पे करनी मेरी वो कॉस्ट बन गई। मैं कहता हूं मुझे अपडेटेड वाला वर्जन चाहिए। मुझे क्या चाहिए बच्चों, अपडेटेड वाला वर्जन चाहिए। अब पुराना देना है और नया लेना है। अब इस केस में क्या होगा, ये थोड़ा सा जरा हल्का सा जरा समझने वाली बात है। अब नया लेना होता तो बस सीधी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। अब बदले में पुराना जा भी रहा है, कुछ नए के पैसे पे भी कर रहा हूं। अब इस तरह की बातें होनी है कि दुकानदार ने पुराने को कितनी वैल्यू असाइन की, इस तरह की कुछ बातें आने लगी हैं। अब ये पॉइंट सबके लिए नया है जी, गौर से सुन ले ये वाला मेरे भाई। इधर आए, ये कब अप्लाई कब होगा, ये बड़ी अहम बात है। कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड, ये नहीं करना कि सर हमेशा कॉस्ट ऐसी आया करेगी, नहीं यार, ये किसके लिए है, अगर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज में नए एसिड की कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड, क्या मेरी बात समझे, मे बी डिटरमाइंड एज फॉलोइंग पॉसिबल। 3 सिनेरियोज हैं। कितने सिनेरियोज हैं भाई? भाई आपको भी समझ आएगा, ये आपको भी समझ आएगा, जरा गौर से सुन लें। इफ, अब मेरी बात सुने, एक है पुराना ओल्ड एसिड और एक क्या है बच्चों, न्यू एसिड। एक है पुराना एसिड और एक क्या है मेरे भाई, न्यू एसिड। अब जरा गौर फिक्र कहता, अगर तो क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दोनों एसिड की गिवन है। फेयर वैल्यू का मतलब होता है बच्चों मार्केट वैल्यू। क्या मेरे भाई, भाई आपके पास सफा है, उस सफे पे नोट कर लो भाई, उस सफे पे नोट कर लो जी। अनवर साहब नोट कर लें, शाबाश। तलहा तुम तालियां मारो जी। सफाई नहीं है ना, सफाई नहीं है, लेट जो आए हो। अच्छा जी, कहता जी अगर दोनों एसिड की क्या गिवन है आपके पास, बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू गिवन है। कहता सुनना जरा गौर से, नए एसिड की कॉस्ट कैसे आएगी। कहता कॉस्ट, कहता फेयर वैल्यू ऑफ पुराने वाला एसिड। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपने पैसे पे किए हैं तो कॉस्ट में ऐड होंगे या लेस होंगे,
ऐड होंगे, खर्चा बढ़ जाएगा ना, खर्चा बढ़ेगा। और अगर आपने पैसे रिसीव किए हैं, अगर आपने पैसे रिसीव किए हैं तो खर्चा कम होगा ना, तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? कहता कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, अगर दोनों की फेयर वैल्यू, कहता नए वाले की भी और पुराने वाले की भी क्वेश्चन में गिवन है, तो कहता आपने प्रेफरेंस किसको देनी है? ओल्ड वाले की। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश, प्लस के आगे लिख लें, अगर पैसे दिए हैं तो प्लस, और माइनस का मतलब है अगर पैसे रिसीव किए हैं तो माइनस। ये आपके नए एसेट की क्या आ जाएगी मेरे भाई? कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई? कॉस्ट आ जाएगी। डन। अच्छा, अब जरा गौर से बात सुन लें, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर नए वाले एसेट की और पुराने वाले दोनों की फेयर वैल्यू मार्केट में एग्जिस्ट करती है, पता है, तो प्रेफरेंस किसको देनी है? ओल्ड वाले। क्योंकि हमारी असल में कोशिश ये होती है हम चीज को इनिशियली फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड ना करें, किस पे करें? ओल्ड, किस पे करें? कॉस्ट पे करें। तो ये नए वाले की फेयर वैल्यू तो नया एसेट है ना, वो आ जाएगी। पुराने वाले की फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू आर इतने का है, पुराना चलता रहा है, प्लस माइनस कैश करेंगे तो जवाब आ जाएगा। ये है जी पहला सिनेरियो। लेकिन अगर वो खुद क्वेश्चन में कह दे नए वाले की फेयर वैल्यू भी दी है, पुराने वाले की भी, जनरल रूल है प्रेफरेंस किसको देनी है? ओल्ड को। ओल्ड को हाईलाइट कर लें, ओल्ड का लफ्ज। ये इतना अहम है, आई कैप के एग्जामिनर की चाहत ये होती है बड़े सवालों में ये ट्रांजैक्शन तो लाजमी दे दूं मैं, ये वाली एक्सचेंज में पुराने वाले की फेयर वैल्यू प्लस इसमें ऐड कर देंगे कैश, और माइनस क्या कर देंगे? कैश। अगर रिसीव हुआ तो माइनस, और अगर पे हुआ तो खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो ये कह दे क्वेश्चन में, कहता जी अगर क्वेश्चन में ये कह दे फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट ज्यादा क्लियरली रिलायबली मेजरेबल है, फिर तो आपने प्रेफरेंस पहले भी इसको दी, अब भी इसको ही देनी है। अगर वो ये कह दे कि पुराने वाले की फेयर वैल्यू ज्यादा अच्छी रिलायबली मेजरेबल है, तो आपने पहले भी प्रेफरेंस पुराने वाले को दी है। लेकिन अगर ये कह दे नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू ज्यादा रिलायबली अच्छी मेजरेबल है, क्लियरली एविडेंट है पुराने वाले की निस्बत, फिर प्रेफरेंस किसको देनी है? फिर मजबूरी बन जाएगी। सुनना इधर, कहता हाउ एवर इफ फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट, एक्वायर्ड का मतलब क्या जी? नए वाला। लिख लें इधर न्यू, एक्वायर्ड के आगे लिख लें मेरे भाई क्या? न्यू। देन इट्स फेयर वैल्यू विल बी कंसिडर्ड, बोलो शाबाश। और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, जब आपने फेयर वैल्यू ऑफ नए वाले एसेट की लेनी है, उसमें प्लस माइनस कैश करने की जरूरत, क्योंकि वही किस क्या बन जाएगी बच्चों? एडजस्टमेंट तो पुराने वाले एसेट में होगी ना, एडजस्टमेंट किस में होगी मेरे भाई? पुराने वाले। नए वाले की तो जो फेयर वैल्यू है, अगर उसको, अगर वो ज्यादा क्लियरली एविडेंट है, उसी को क्या बना देंगे? कॉस्ट बना देंगे। प्लस माइनस कैश, ये लिख लें आगे, लिखें लिखें बच्चों। तो इस केस में, इस क्लियरली एविडेंट के आगे लिखें, तो इस केस में, इस केस में, तो इस केस में यानी 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 तो इस केस में ब्रैकेट में लिखें, लिखो भाई, तो इस केस में ब्रैकेट में लिखो यानी अगर नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू, यानी अगर नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू, यानी अगर नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है स्लैश क्लियरली एविडेंट है, क्लियरली एविडेंट है या रिलायबली मेजरेबल है, ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बंद कर दो। तो इस केस में, तो इस केस में बोलो शाबाश, तो इस केस में कैश को प्लस माइनस करने की जरूरत, बड़ी सिंपल सी बात है यार। पुराने वाले की एडजस्टमेंट करते हैं ना प्लस माइनस कैश करके, फेयर वैल्यू उसकी है प्लस माइनस कैश। नए वाले में तो हरकत नहीं करनी ना ये वाली। अब दूसरा सिनेरियो भी यही है, अब आपको ज्यादा अच्छी बात समझ आएगी। ये देखें, ये देखो गुड्डू, ये देखो, कहता द फेयर वैल्यू ऑफ, दूसरा सिनेरियो, ओनली न्यू एसेट इज गिवन इन द सवाल। आप तो बच्चों पुराने वाले की बोलो शाबाश, फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो पुराने वाला तो है ही नहीं ना, पुराने वाला नहीं है, सिर्फ है क्या? तो बस यही हमारी क्या बन जाएगी? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट। समझ आई बच्चों? तीसरा सिनेरियो, ना नए वाले की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और ना ही, फिर हमारे पास सिर्फ एक तरीका बचता है, हम बुक वैल्यू पकड़े पुराने वाले एसेट की, नए वाले एसेट की तो पता ही नहीं है ना,
वो तो जो कॉस्ट है वही बुक वैल्यू होती है, पुराने वाले की बुक वैल्यू होगी। बुक वैल्यू कैसे आती है, ये आईटीए वालों आपको भी पता ही है, कॉस्ट में से आज तक जितनी डेप्रिसिएशन माइनस हुई है उसे क्या करेंगे बच्चों, ये आप लोगों को भी पता है, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। क्या था उसमें अब प्लस माइनस क्या कर दे मेरे भाई, क्या था जी, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट गिवन, या अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हो क्या जी ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल, इसका मतलब ये होता है जी आपने ना पुराने वाला एसेट दिया और नए वाला एसेट खरीद लिया, कोई 1 रुपया भी कैश पे नहीं किया, सही है बच्चों, इसका मतलब ये होता है जितनी औकात पुराने वाले की है ना इतनी ही कॉस्ट किसकी होगी वाले की, क्योंकि पैसे नहीं दिए ना, कैश आंडा, ना कैश आना ना ही प्रॉफिट और लॉस आना, क्या मेरी बात समझे हैं? या ये लिखा हो या ये लिखा हो, ट्रांजैक्शन लैक कमर्शियल सब्सटेंस, इसका मतलब ये होता है जो पुराने की जो औकात है ना उतने का ही नया एसेट आ गया, फिर क्या मेरी बात समझे हैं? यानी ये लैपटॉप है, मैं कहता हूं जिसकी औकात 40,000 रुपए की है, सही है भैया, और नए वाला एसेट जो है ना इसके लिए 1 रुपया भी मैंने पे नहीं किया, फिर मेरे नए वाले लैपटॉप की कॉस्ट कितनी होगी, 40,000 ही, समझे हो? जब कैश ही कोई नहीं, ना आना ना जाना, ये वाला सिनेरियो हो ये वाला, या दोनों की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, फिर मजबूरन सहारा किसका लेना पड़ता है, बुक वैल्यू फोल्ड एसेट प्लस माइनस, और अगर ये हो लैक कमर्शियल सब्सटेंस तो इधर प्लस माइनस कैश तो होगा नहीं ना बच्चों, फिर बुक वैल्यू ही पुराने की क्या बन जाएगी, और बात समझे हो? अच्छा अब एग्जाम्पल कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी, एग्जाम्पल कर लेंगे तो बात इंशाल्लाह क्या हो जाएगी, ज्यादा अच्छी समझ आएगी। एग्जाम्पल है जी आपके सामने, ये कहता ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है, 200, कितनी है भाई, ओल्ड एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। अच्छा ये वाली बात ना शायद जो नए बच्चे आपको समझ ना आए जी, बस जितना पढ़ा दिया ना ये शायद समझ आएगा, ये वाला ऑनवर्ड्स नहीं समझ आएगा। ओल्ड एसेट की कॉस्ट ये है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये है, बुक वैल्यू कितनी है, अदर इंफॉर्मेशन, कहता फेयर वैल्यू ओल्ड एसेट की ये है बच्चों 130, और नए वाले की कितनी है 150, कैश कितना पे किया, आपके पास फेयर वैल्यू सारा डेटा है। अब आ जाए नीचे, कहता रिक्वायरमेंट पे, कहता कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट अंडर फॉलोइंग सिनेरियोज, अंडर मेरे भाई क्या, पहला सिनेरियो, इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, ये सारे क्या हैं बच्चों, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, इसका इससे नहीं, इसका इससे नहीं, क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझ आ रही बच्चों? जी भाईजान बात समझ आ रही है सर? जी जैन साहब बात समझ आ रही है आपको? ऐसे हाथ हिला दें कैमरे में, हाथ हिला दो, ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ, बाय जी। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज, किसको प्रेफरेंस देनी है, अब हमने कॉस्ट निकालनी है नए वाले की। अब मेरी बात सुने कैसे आएगी, इधर देखें यार, ये तो खैर बात इनको भी समझ आएगी, इनको क्यों नहीं आनी, आएगी भाई आएगी आपको भी। ये देखो इधर पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू बतानी है आपने, पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू बताओ ना खटुओ, इफ फेयर वैल्यू बोथ एसेट इज गिवन, इसका जवाब ये बनेगा पुराने वाले की फेयर वैल्यू है 130, कैश पे किया तो खर्चा बढ़ गया, जवाब आएगा बच्चों 100, ये तो आपको भी समझ आनी चाहिए यार। बी दूसरा सिनेरियो, इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन, इसका मतलब है ये नहीं है, ये नहीं कहना सर है, ओ चाचू ये सिनेरियो डिफरेंट है, ये डेटा दिया, ये नहीं कहना सर है तो सही, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो असम्पशन ले लो भाई, बताओ फिर यही 150 क्या बनेगा, क्या बात समझ आ रही सर? तीसरा सिनेरियो, ऑफ इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट इज नॉट, अब सहारा किसका लेना पड़ेगा, बुक वैल्यू, नए वाले की पुराने वाले की, आप मुझे खुद बताओ नए वाले की बुक वैल्यू होगी, नए वाले की कॉस्ट का नहीं पता, खा का नहीं है बुक वैल्यू, तो पुराने वाले की बुक वैल्यू कितनी है, प्लस, ये तो नहीं लिखा ना लैक कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ये तो नहीं लिखा ना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब, लैक का मतलब ये होता है जी आपको ना 1 रुपया देना पड़ा ना लेना पड़ा, ठीक है बच्चों जी। इधर कितना आया भाई, ओके मेरे, क्या बात समझ आती, क्या बात समझ आती सर इधर तक, सर जी इधर तक बात समझ आती है जी। अब मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात, फिर मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरा इरादा था करवाने का लेकिन अब नहीं है, इरादा बदल गया, सुबह करवाऊंगा फ्रेश माइंड के साथ।
असल में ना एक्सचेंज में दो बातें हैं, पुराने एसेट की जानियां, नए एसेट की आनियां। जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने लगोगे ना तो पुराने वाला एसेट डिस्पोजल में शो करवाओगे और नया वाला एसेट एडिशन में शो करवाओगे। आहा, ये कल आएगा मजा जी मेरे भाई। इसलिए मैं जरा अभी आपको सोचने पे मजबूर करूंगा, एक नोट लिखवाऊंगा, घर जाके आप थोड़ा सा सोचें। वैसे सोचना नहीं है ये मुझे पता है वैसे आपने। अच्छा, अब मैं एक दफा ना रिपीट करने लगा हूं, एक दफा रिपीट करने लगा हूं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा मेरे मासूम दोस्तों, तवज्जो चाहिए आपकी। अगर फेयर वैल्यू दोनों एसेट की क्वेश्चन में गिवन है और क्वेश्चन खामोश है तो किसको प्रेफरेंस देनी है जी? प्लस माइनस एडजस्टमेंट कैश की। अगर क्वेश्चन खामोश है और कहता है नहीं सॉरी और अगर मेरे भाई सिर्फ दी ही फेयर वैल्यू पुराने वाले एसेट की है फिर यही काम करना है। और अगर बच्चों पुराने वाले की फेयर वैल्यू नहीं है, सिर्फ नए वाले की है, नए वाले की जब फेयर वैल्यू लेनी है तो बोंगी नहीं मारनी, उसमें प्लस माइनस कैश नहीं करना। और नए वाले में एडजस्टमेंट कहां से आ गई मेरे भाई? और सही है बच्चों, उसकी फेयर वैल्यू उसकी कॉस्ट है, डीम्ड कॉस्ट। अच्छा, अगली बात मेरे भाई, अगर दोनों की फेयर वैल्यूज दी हैं लेकिन कहता नए वाले की रिलायबली मेजरेबल है, यानी ये ज्यादा हम ना वसूख के साथ कह सकते हैं, क्लियरली एविडेंट है, तो भैया अब आपने पुराने वाले को भूल जाना है और प्रेफरेंस किसको देनी है? बच्चों ये जो एंड पे बैठे हैं सुम्मु मुकमुन उम्यून, जी बताएं शाबाश, किसको प्रेफरेंस देनी है बच्चों? इसमें प्लस माइनस कैश। तीसरा सिनेरियो, ना तो नए वाले की फेयर वैल्यू है ना पुराने वाले की, या दोनों की फेयर वैल्यूज हैं लेकिन लिखा है कि रिलायबली मेजरेबल। रिलायबली मेजरेबल का मतलब क्या होता है? रिलायबली मेजरेबल का मतलब ये कि यार पता नहीं कितनी, अच्छा शायद इतनी है, शायद इतनी है, शायद इतनी है, कहता पता नहीं कितनी है। अच्छा, कहता मतलब वसूख के साथ बात ना करना जी मेरे भाई। अब जिस तरह मैं कल बच्चों को पूछूंगा भाई आपने होमवर्क किया? हाँ सर किया, इसका मतलब नहीं किया। भाई किया सर, रजिस्टर घर रह गया, नहीं किया। भाई होमवर्क किया सर, किया इधर से एक पॉइंट अटक गया था, इसका मतलब नहीं किया। ये सारी कहानियां हैं, क्या है बच्चों? कहानी। अच्छा, अब मेरे भाई इधर इस तरह नए वाले की फेयर वैल्यू भी है, पुराने वाले की भी, क्लियरली एविडेंट नहीं है, रिलायबली मेजरेबल नहीं है, किसका सहारा लेना पड़ेगा? बुक वैल्यू फोल्ड ऐसे प्लस माइनस कैश कर देंगे, डन। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश नहीं है या लैक कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है जी, कमर्शियल आपने ना कमर्शियल ट्रांजैक्शन ही नहीं की, बस आपने एक्सचेंज किया है, पैसे नहीं पे किए। क्या मेरी बात समझे हैं? इसका ये मतलब है मेरे भाई, इसका मतलब इधर लिख लो यार, आप ना लिख लो, आप लिख लो, वैसे लिखा भी हुआ है, कहता मीन नो कैश फ्लो। आपने क्या किया? मेहरबानी यार, ये देखे नया, इसका मतलब है जी आपने कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं की, यानी लक्ष्मी की ना आनिया है। कहता यार फिर जो बुक वैल्यू पुराने वाले की है वही क्या है? ठीक है भाई, समझ आ गई। अगर तो यार सिंपल बात है, अगर तो कैश की कोई ट्रांजैक्शन हुई, प्लस माइनस कैश पे किया ऐड कर दें, और अगर रिसीव किया तो खर्चा कम हुआ होगा माइनस कर दें, और अगर नहीं है कैश तो प्लस माइनस आंडा, बुक वैल्यू पुराने वाले की ही क्या बन जाएगी? क्या मेरी बात समझे हैं? अब होमवर्क लेते जाए। अब आज वैसे आपका होमवर्क क्या है? पास पेपर 1 तो आपने मेरे साथ कर लिया एक दफा। अच्छा सुने, आप सॉल्व ना करें, एक दफा देख आएंगे, ऐसे किताब सामने रख के 4-5 मिनट में देख आओगे, और एग्जाम्पल 1 2-3 मिनट में देख आओगे, बस टिक लगाते जाना, ठीक है बच्चों। और ये यार ये तो आपको अपने हाथ से करना पड़ेगा। ये वाली एंट्रीज तो आपको ना अपने हाथ से, स्टेप 1 2 साथ वाला परेशान हो जाए यार रात टाइम से। अच्छा वो कहे यार इस टाइम तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके यार हाँ बड़ी जोर से सवाल आए हुए हैं, मतलब इस टाइम मैंने सॉल्व करने हैं। ये आप अपने हाथ से तीनों बना के आएंगे, और मेरे भाई ये अपने हाथ से अपने कमारे, अच्छा हाथों से आप क्या करेंगे मेरे भाई? इन तीनों को, इन तीनों सिनेरियोस को दोबारा सॉल्व करेंगे, 1-1 मिनट लगेगा। अब 1-2 सवाल और लेते जाएं जरा, कुछ नहीं, रोना पीटना नहीं शुरू करना, ऐसे रोने वाली शक्लें बना लेते हैं ना, चलो रहने दो यार, जल्दी जाओ भाई, ऐशी करो। अल्लाह हाफिज मेरे भाई।